दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय संविधान का निर्माण। इस अध्याय के अंतर्गत आप जानेंगे संविधान क्या होता है, इसका निर्माण क्यों आवश्यक है यानी संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साथ ही इसमें हम दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधान के निर्माण, उसके प्रमुख लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 9वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 संविधान निर्माण। दोस्तों संविधान क्या होता है? तो संविधान किसी भी देश के वे बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है और ऐसे सभी नियमों के सम्मिलित रूप को संविधान कहा जाता है। दोस्तों संविधान जो है वो किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है और सर्वोच्च कानून होने के नाते संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज और तौर तरीकों का निर्धारण भी करता है। इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे कि लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी प्रश्न क्या होते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उनको बनाने वाले कौन होते हैं और किस तरीके से संविधान का निर्माण होता है। इसके अलावा किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन से होते हैं और एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हमें बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव या संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम इस अध्याय में दक्षिण अफ्रीका के बारे में और भारत के संविधान निर्माण और उनके पीछे मौलिक विचारों और मूल्यों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला के एक भाषण का अंश देखेंगे। वो कहते हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेत यानी काले लोगों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हों और मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए जान देने को भी तैयार हूं। दोस्तों ये जो है नेल्सन मंडेला का कथन है। इन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा इनको दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में इनको कैद रखा गया था। यहाँ पर देखिए एक डेंजर नेटिव्स इंडियन एंड कलर्ड इफ़ यू इंटर दीज प्रीमाइसेज एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग आर्म्ड गन्स शूट ऑन साइट सेवेज डक्स डेवर द कॉप्स तो यू हैव बीन वार्नड। देखिए यहाँ पर ये एक रंगभेद वाले दौर में 1953 का एक साइन बोर्ड है जिसे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा ये है कि देसी, अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले लोगों के लिए ये एक खतरा है और अगर आप रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा और हथियार बंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। तो देखिए किस तरह से रंग भेद यानी चमड़े के रंग के आधार पे ये चेतावनी जारी की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में ये विशेष तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर ये व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। यूरोप के लोग गोरे होते हैं, अफ्रीकन लोग काले होते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से क्या किया, हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे उन्होंने भारत को बनाया था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया था। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया और ये जो भेदभाव होता है दोस्तों ये मानवता के खिलाफ एक
जहर के समान होता है। और दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत माना जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों के, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है, इसमें भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे। इनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। दोस्तों, रंगभेद की जो सरकारी नीति थी वो अश्वेत लोगों के लिए या देसी दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए बहुत ही दमनकारी थे। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने और बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वहां जाकर वो काम कर सकते हैं। रेलगाड़ी, बस, डिब्बे, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के लिए एकदम अलग अलग व्यवस्था की गई थी। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके लिए गिरजाघर तक नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी स्थिति बड़ी ही भयावह थी। केवल काले और गोरे के आधार पे जो भेदभाव था, वो भेदभाव हर जगह दृष्टिगोचर होता था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी था, हर जगह ये काले गोरे का भेद दिखाई देता था। 1950 से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए और इनमें कई मजदूर संगठन थे, कम्युनिस्ट पार्टी सभी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद को समाप्त करने के लिए साथ में आए और उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या की और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। देखिए, यहाँ पर डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकन्स और जुलू भाषा में लिखा एक नोटिस बोर्ड है। इस पर लिखा है कि डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। तो देखिए, ये जो है स्थिति कितनी बर्बरतापूर्ण और ख़राब स्थिति की द्योतक है, जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन हैं केवल उनकर भी जो है उपभोग गोरे और काले के आधार पे किया जाता था। आइए देखते हैं दोस्तों एक नए संविधान की ओर। तो नया संविधान कैसे बना या नए संविधान की बात कैसे उठी, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ा तो सरकार को ये लग गया कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पे अपना शासन नहीं कायम कर सकते हैं। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले जो कानून थे उनको वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां हटा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया गया और आखिर में 26 अप्रैल 1994 को नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया और रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। तो देखिए किस तरह से जो है नए संविधान की ओर रुख हुआ। दोस्तों, ये सब इतना आसानी से नहीं हुआ। ये सब हुआ कैसे? इस असाधारण बदलाव को दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जानते हैं। उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग भी कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। मनुष्य जाति पर विश्वास का मतलब ये कि मानवता के आधार पर कोई भी किसी के साथ रंग के आधार पर, काले गोरे के आधार पर भेदभाव न किया जाए। दोस्तों, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से ये आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने तो जुल्म किए थे, उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। और उन्होंने ये कहा कि आइए
अब सभी नस्लों और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतंत्र के मूल्य, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। और एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था, दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी, और नए संविधान के निर्माण में दोनों पार्टियां साथ साथ बैठी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, किस तरह से अफ्रीकी संविधान निर्मित हुआ। दोस्तों, ये जो तस्वीर है आज के दक्षिण अफ्रीका के सोच को उजागर करती है, और आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। देखिए, यहाँ पर विभिन्न रंग और जाति वर्णों के लोग रहते हैं। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना में इस भावना को खूबसूरत ढंग से व्यक्त किया गया है। अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों के साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज के प्रयोग के बारे में समझदारी दिखाने से हुआ है। दोस्तों, जो है दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद संविधान बनाया था। वहाँ पर जनता को, नागरिकों को बहुत ही व्यापक अधिकार दिए गए, और ये कोशिश किया गया कि किसी के साथ बुरा व्यवहार न किया जाए, और ये भी सहमत बने कि सभी लोगों, किसी भी समस्या के समाधान में सभी लोगों की समान हिस्सेदारी हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेल्सन मंडेला का एक उद्धरण या उनके भाषण का एक अंश देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से ये वादा करें कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो देखिए किस तरह से सभी की सहभागिता पर आधारित दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना है। अब मुद्दा ये उठता है दोस्तों कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमने पढ़ा कि संविधान किसी भी देश के मौलिक कानून का संग्रह होता है, जिसके आधार पर जनता की, सरकार की और उन दोनों के बीच संबंधों का निर्धारण होता है। तो इसी के संबंध में हम जानेंगे कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, संविधान क्या करता है या फिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों को एक साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पे भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे, और बहुत सारे संख्या में अश्वेत जो है या काले लोग इस बात पर चौकन्ने थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। इसके अलावा अल्पसंख्यक गोरे जो थे, उनको अपने संपत्ति और विशेषाधिकारों की भी चिंता थी। ये जो है संविधान निर्माण की बातचीत, बहस बहुत लंबे समय तक चली, और जब दोनों पक्ष समझौता का रास्ता तैयार करने के लिए तैयार हो गए। गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूर लोगों के बुनियादी अधिकारों पर सहमत हो गए। अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे, और इस बात पर भी सहमति बनी कि अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। तो इस समझौते को या इस भरोसे को बरकरार रखने का सही तरीका क्या है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों को उनको मानने के लिए बाध्यता हो। तो इन सब चीज़ों के लिए भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम जो हैं लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इसके अलावा नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं, ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे।
दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था की। कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत भी हुई और इस बात पर लोग सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। दोस्तों, संविधान की रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले लोगों जितने कटुतापूर्ण नहीं हों, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचार और हितों में फर्क होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत पड़ती है। और ये बात केवल सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, सभी प्रकार के संगठन और संस्थाओं पर भी ये नियम लागू होने चाहिए। दोस्तों, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों को मानना पड़ता है। संविधान जो है सर्वोच्च कानून होता है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, उनके बीच आपसी संबंध तय होते हैं और लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं। तो ये है संविधान की परिभाषा। दोस्तों, संविधान कई प्रकार के काम करता है। कौन कौन से काम करता है उनके बारे में जान लेते हैं। पहला काम ये करता है कि यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी विश्वास और सहयोग विकसित करता है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है और ये बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या होने चाहिए। और चौथी बात कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी ये व्यक्त करता है। दोस्तों, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हों, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी और इसके बाद से ये चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा ही होगा। अब दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के बाद आइए जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है और इसके लिए संविधान बनाना बहुत आसान नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत या परतंत्र की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की भी विभीषिका झेली थी और धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान जो है दो देशों का बंटवारा हुआ था। ये बंटवारा बहुत ही बर्बादी और दिल दहलाने वाला था। दोस्तों, विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या ये थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों को ये आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान किसी में जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या फिर स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय भी बहुत मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। आइए जानते हैं संविधान निर्माण का रास्ता कैसे बना। दोस्तों, बहुत सारी मुश्किलों के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अनेक बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था ये केवल विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं था। ये केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी कई मतभेद थे। कुछ ऐसे मतभेद अब तक बने हुए हैं, पर बुनियादी विचारों में लगभग सभी लोगों में सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव की रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा।
इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। और इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार या मत का अधिकार दिया था और अंग्रेजों ने जिस विधायी का गठन किया था वो बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें जो सरकारें बनी थी वो पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने क्या किया कि अपनी संस्थाएं और जो है अपनी व्यवस्थाएं बनानी थी। इस कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं की पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया था, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। दोस्तों, आज़ादी के बाद ये हुआ कि भारत का स्वरूप बरसों से चले चिंतन और बहसों से काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर से विचार और अनुभवों को अपने ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे, ब्रिटेन के संसदीय कानून, अमेरिका के अधिकारों की सूची से प्रभावित थे और रूस में समाजवादी क्रांति में हुई थी और अनेक भारतीय उससे प्रभावित हुए। वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वो ये सवाल ज़रूर पूछते थे कि ये चीज़ें भारत के लिए सही रहेंगी या नहीं, और इन सब चीज़ों ने मिलाकर भारत के संविधान निर्माण में मदद की। संविधान निर्माण का कार्य किसने किया, इसके बारे में जानते हैं। यानी संविधान के निर्माण का कार्य किसने किया या संविधान बनाने में किसकी भूमिका रही। दोस्तों, कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहा जाता है। और भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी और इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा अलग और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान जो था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और इस दिन की याद में हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये जो सभा थी इसके द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों और विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वहाँ कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, उस पर आचरण कोई नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी शताब्दी से ज़्यादा समय हो गया है और यूं कहे कि हमने अपने स्वतंत्रता के 22 साल पूरे कर लिए हैं। स्वतंत्रता के या गणतंत्र के संविधान के जो है हमने 72वां गणतंत्र दिवस भी मना लिया है और किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। ये हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। दूसरा कारण संविधान को मानने का ये है कि संविधान सभा ही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव जो है देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं और इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हुआ था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, लेकिन स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग भी थे। दोस्तों, इस संविधान सभा में कई ऐसे सदस्य थे जो लोग कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, सामाजिक रूप से
इस सभा में सभी समूहों के लोग थे, कई जातियों के लोग थे, कई वर्गों के, कई धर्म और कई पेशों के लोग थे। लेकिन अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी हद तक विविधतापूर्ण ही होता। और दोस्तों, अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम बहुत व्यवस्थित था, खुला हुआ था और इसमें जो भी मुद्दे उठाए जाते थे वो सर्वसहमति से जो है उसको स्वीकार करने की बात होती थी। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई और 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 144 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। दोस्तों, संविधान की व्याख्या के लिए भी हम जो है इस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं के बारे में छोटे छोटे खंडों में कुछ जानकारी दी गई है। अभी हम इसके बारे में जान लेंगे। तो आइए जानते हैं संविधान निर्माण में जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। ये जो बॉक्स में साइड में दिया गया है उनसे जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों, इनका जन्म 1875 में गुजरात में हुआ था। ये अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री थे। ये वकील थे और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में इनकी निर्णायक भूमिका रही और बाद में इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। श्रीमती सरोजनी नायडू, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवियत्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता रही हैं। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता रही हैं और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद, 1888 से 1958, इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। ये एक शिक्षाविद थे, लेखक थे और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका और मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री बने। टी कृष्णमाचारी, इनका जन्म 1899 में और मृत्यु 1974 में हुई थी। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। ये एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1884 से 1963, इनका जन्म बिहार में हुआ था और संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। ये एक वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, जयपाल सिंह, 1903 से 1970, इनका जन्म झारखंड में हुआ था। ये एक खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान रहे हैं। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। H.C. मुखर्जी, दोस्तों, H.C. मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद रहे। कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने थे H.C. मुखर्जी। जी दुर्गाबाई देशमुख, 1909 से 1981, दोस्तों, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थीं और कांग्रेस की सक्रिय नेता रहीं। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी रही थी। यहाँ पर देखिए बलदेव सिंह, 1901 से 1961, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया था। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, दोस्तों, 1887 से 1971, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये वकील, इतिहासकार और भाषाविद रहे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री बनाया गया और स्वतंत्र पार्टी के ये संस्थापक भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1963, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे। ये शिक्षाविद और वकील थे और हिंदू महासभा में सक्रिय थे। बाद में भारतीय जनसंघ की
स्थापना इन्होंने की थी। भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के लिए बनने वाली प्रारूप या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। ये एक सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे। जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्थापना भी इन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे। वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सोमनाथ लाहिड़ी 1901 से 1984, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये एक लेखक और संपादक रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बने थे सोमनाथ लाहिड़ी। तो दोस्तों, ये संविधान सभा के कुछ प्रमुख नेता थे। अब आइए जानते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य या आधारभूत मूल्यों के बारे में। दोस्तों, संविधान का एक दर्शन होता है। हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, ये इसको हम दो तरीकों से जान सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर, और जो है दूसरा, संविधान भी स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसके बारे में। तो आइए जानते हैं हमारे जो नेता थे उनके विचार क्या थे। तो यहाँ देखिए, सपने और वायदे। भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में क्या लिखा था। महात्मा गांधी का विचार जो था संविधान के बारे में, वो ये था कि मैं भारत के लोगों के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। और ऐसा भारत जिसमें छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। दोस्तों, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था और इसके अलावा उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असमानता या गैर बराबरी को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उनके विचार अलग थे दूसरों से। उन्होंने गांधी जी के नज़रिए की कटु आलोचना भी की थी और संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को इस ढंग से रखा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे और हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल लेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को मध्य रात के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू का जो प्रसिद्ध भाषण है, जो है नियति के साथ साक्षात्कार, तो आइए जानते हैं। वर्षों पहले हमने अपनी नियत के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम अपने पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों या उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। ये हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता की जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इसी संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है।
आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और हम इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ये भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता का और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है और संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू का भाषण है। दोस्तों, संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए और जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया और भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत जो है बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका या प्रियम्बल के साथ शुरू होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अमेरिकी संविधान के लोग संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के लोगों की एक प्रस्तावना है और भारत के संविधान की भी एक प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना जो है लोकतंत्र पे एक खूबसूरत कविता जैसी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जाता है कि कौन सा कानून, कौन सा फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही चित्रात्मक ढंग से दोस्तों भारत का संविधान दिया गया है। आइए भारत के संविधान को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, जो यह संविधान है बहुत ही सारगर्भित रूप में है। इसमें देखिए, हम भारत के लोग भारत को यानी भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। दूसरी बात यह है कि भारत को जो है हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी लोगों को अपने जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। किसी बाहरी शक्ति के अधीन हम नहीं हैं। समाजवादी का अर्थ ये है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और उसका समाज में बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक, दोस्तों, सरकार का ये ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह या जिम्मेदार बनाते हैं। ये सरकार के कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। पंथनिरपेक्षता जो भारतीय संविधान का मूल्य है, इसका अर्थ है नागरिकों को कोई भी धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। इसमें कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है और सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। गणराज्य शासन का प्रमुख जो होता है वो लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। तो हमारी जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है।
इसमें न्याय, सभी लोगों के लिए न्याय की बात की गई है। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता नागरिकों की सोच, उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और विचारों पर कैसे अमल करें, उन सब की स्वतंत्रता है। इसके अलावा समानता और बंधुता का जो विचार है वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। कानून के समक्ष भारत या सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करके सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके अलावा बंधुता या भाईचारे की बात जो है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, किसी को भी जो है अपने से कमतर न आके सभी लोग एक समान हैं। दोस्तों, ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसमें निहित जो शब्द हैं उनके बारे में हमने डिटेल में जाना। दूसरी चीज़, संस्थाओं का स्वरूप। तो संविधान जो है सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। और उसका अधिकांश हिस्सा जो है इन व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है भारत का संविधान, और समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव या संशोधन भी किया जाता है, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जनता की भावनाओं के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सके। दोस्तों, जो है कि हम भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ही इसमें संशोधन करने की बात कही थी, क्योंकि समाज में जो बदलाव हो रहे थे उनसे संविधान अछूता न रहे, और इन बदलावों को ही संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। दोस्तों, संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा, और साथ ही संविधान को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है कि सरकार इससे आगे यानी मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, ये जो अध्याय था हमने इसके बारे में पढ़ा, जो है लोकतांत्रिक राजनीति, 9वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का ये अधिकार, संविधान निर्माण। तो हमने जो ये चर्चा की है या जो अध्याय पढ़ा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उनके बारे में आइए जान लेते हैं। रंग भेद। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की सरकार में 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और भेदभाव करने वाली शासन व्यवस्था। धारा क्या है? तो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन या अमेंडमेंट है कि देखिए, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। इसके अलावा संविधान सभा, तो जनप्रतिनिधियों की एक सभा होती है जो संविधान का निर्माण का कार्य करती है। प्रारूप या ड्राफ्ट किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन किसी सोच या काम को दिशा देने वाले बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वो पहला कथन होता है जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से लिखता है। और देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध देशद्रोह कहलाता है। तो दोस्तों, ये था 9वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। इसका अध्याय 2, संविधान का निर्माण। वीडियो हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा कि संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है, संविधान का दर्शन क्या होता है, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, और इसके लिए हमने दक्षिण अफ्रीका और भारत के संविधानों के उदाहरण से स्पष्ट रूप से समझा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।